बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आखिरी व्लॉग जो मैंने अपलोड किया था वो किया था 3 जनवरी को, यानी 6 दिन बाद हमारी दोबारा मुलाकात हो रही है। मैं बड़ा ममनून हूँ आप तमाम साहब का जिन्होंने मुझे याद रखा, बिलखसूस उन दोस्तों का जिन्होंने कमेंट्स में मेरा हाल अहवाल पूछा, ट्विटर पे हाल अहवाल पूछा। बस कुछ ज़रूरी मसरूफियात थी जिसकी वजह से तख़ीर हुई मुलाकात में। लेकिन जो खबरें इस दौरान आई हैं, उनमें बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो अब बाहर आ रही हैं, लेकिन मैंने अपने 2-3 व्लॉग जो थे आखिरी, उनमें इज़हार कर दिया था। एक तो खान साहब के मुकदमे वाली बात, और दूसरी वो कि जो पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट लेना है परवेज़ इलाही साहब ने, इस हवाले से मैं पहले ही बता दिया था मैंने व्लॉग्स में कि खान साहब अब कुछ इस तरफ गौर फरमा रहे हैं कि अगर असम्बली तहलील नहीं हो पाती किसी वजह से, परवेज़ इलाही साहब चक्कर शक्कर दे जाते हैं, तो फिर वो इस्तीफ़े लेने का प्लान करेंगे। अब ये खबरें आ गई हैं ओपनली, और ये तो चलो बातें ठीक हैं, लेकिन कल जो उनकी मुलाकात हुई है, यानी परसों, ये व्लॉग जो मैं ज़ाहिर है ये 9 तारीख को अपलोड होगा। ये मैं तकरीबन 12 बजे के करीब 8 तारीख को जनवरी को ये कर रहा हूँ। तो जो मुलाकात हुई तो वहाँ कुछ उन्होंने परवेज़ इलाही के खिलाफ प्लान किया, उनकी काबीना के अरकान के साथ मुलाकात में। वो क्या हुआ, और फिर उनके मुकदमे वाली बात भी करेंगे। फिर जो हमारे फैज़ अमीन साहब हैं, उनकी बेटी की शादी, वो भी बात करेंगे। लेकिन एक जो चक्कर चल गया हुआ है मोहसिन इलाही साहब का। मोहसिन इलाही साहब अब फरमा रहे हैं कि जनाब जो नो फ्लाई लिस्ट है, मेरी वालदा का नाम डाल दिया है, अहलिया का नाम डाल दिया है, भाई का नाम डाल दिया है, भाभी का नाम डाल दिया है। क्या वाक़ईतन उनकी वालदा का नाम उस लिस्ट में है? ये हम आपको बताते हैं, आगे चल के हम आपको पूरी लिस्ट ही दिखा देंगे कि उसमें उनकी वालदा का नाम कहाँ लिखा हुआ है और वो किसको वालदा कह रहे हैं। क्या वो मुबैना तौर पे जो सायरा अनवर के हवाले से बात की जा रही है कि वो दूसरी बीवी हैं, दूसरी अहलियाँ हैं परवेज़ इलाही साहब की, क्या उनका ज़िक्र कर रहे हैं? और क्या परवेज़ इलाही साहब जो फरमा रहे हैं कि जनाब वीगो डाले में उठा के ले गए मेरे एक दोस्त को, अब 2 दिन बाद फिर वो अपने पास रखेंगे काले वीगो वाले पता है आपको किनको कहते हैं लोग? तो फिर वो जनाब हसास अदारे आईएसआई वगैरह की बात की जाती है ना, तो फिर वो जनाब उसके बाद एफआईए के हवाले कर देंगे। एफआईए ने इंक्वायरियाँ खोलनी है, वही इंक्वायरियाँ जो पहले हो चुकी हुई हैं मेरी, और अदालतें अदालतें उनको उठा के फेंक चुकी हैं, वही इंक्वायरियाँ हैं। क्या ये वही इंक्वायरियाँ हैं? वो हमने अपने ज़राए से ये तमाम बातें जो हैं ये हासिल की हैं, इन कवायफ हासिल किए हैं। 9 बंदे हैं यार जिनको नोटिस जारी हुए हैं। उनमें एक सायरा अनवर साहबा हैं। अगर सायरा अनवर साहबा, अच्छा चलो आगे चलते हैं। अरशद इकबाल साहब हैं, सिंबल रेहान है, सॉरी रहमान नहीं रेहान, इरम अमीन है, कैसर इकबाल भट्टी साहब हैं। ये कासद हैं, दर्जा जो चहारम के मुलाज़िम होते हैं, ये दर्जा पंजम के मुलाज़मीन होते हैं, ये पंजाब असम्बली में मुलाज़िम हैं। कैसर इकबाल भट्टी, चौधरी कैसर इकबाल भट्टी साहब। और फिर तहरीम इलाही साहबा हैं, ये मोहसिन इलाही की अहलिया हैं। और रासिख इलाही साहब हैं, ज़ाहिर है परवेज़ इलाही साहब के बेटे हैं और मोहसिन इलाही के भाई हैं। फिर ज़हरा इलाही साहबा हैं, ये वाइफ हैं रासिख इलाही साहब की। और फिर अहमद फरहान खान साहब हैं। ये 9 लोग हैं जिनको उन्होंने तलब किया है एफआईए ने इंक्वायरी के लिए। कुछ को 6 जनवरी को तलब किया गया था, वो नहीं गए, और कुछ को आगे जाके मुख्तलिफ जो इल्ज़ाम हैं उनमें इनकी तलबी के नोटिस हैं, इन्होंने बताना है। अब मोहसिन इलाही साहब ये कहते हैं कि जनाब ये वही केस है जो पहले मुझ पे वो कहते हैं जनाब आजमाए जा चुके हैं, ये वही तीर है, और मैं अदालतें मुझे बरी कर चुकी हैं, ख़त्म कर चुकी हैं, क्वाश कर चुकी हैं वो केस। ऐसा नहीं है। जो मोहसिन इलाही साहब के खिलाफ केस थे ना, तो वो तो 2008-9 के केस थे, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस थी। और फिर वही केस, उसी नौइयत का केस एफआईए ने बनाया था, जो मिस्टर असजद जावेद घराल साहब जो हैं, जिनका गुजरात से तल्लुक़ है, लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं। और फिर बहरहाल उस बात को छोड़ देते, उन्होंने इनके खिलाफ आखिरी जो इंक्वायरी थी एफआईए की, वो क्वाश की थी।
और उसमें उसी तरह के इल्ज़ामात थे जिस तरह के इल्ज़ामात हमज़ा और शहबाज शरीफ पे थे, और एक ही वकील थे अमजद परवेज़ साहब, दोनों के, यानी कि हमज़ा के वकील भी वही थे, शहबाज के वकील भी वही थे और मुनस के वकील भी वही थे। अब ये कहते हैं कि ना मेरी वालदा का नाम भी नो फ्लाई लिस्ट, यानी कि जो वो जिसको कहते हैं PNIL, प्रोविजनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, यानी वो उसमें वो पाबंदी लग जाती है, एक तरह से ECL का नाम अबूरी तौर पे डाल दिया था। ये 30 दिन के लिए उनका जो नाम है ये डाला गया है इस लिस्ट में, और फिर उसके बाद मज़ीद एक्सटेंड भी हो सकती है। तो इनमें जो मैंने लिस्ट देखी है, ये मैंने नाम गिनवाए हैं आप लोगों को, और फिर एक हिस्सा जो उसका वो हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पे। उसमें कहीं भी मुन सलाही की वालदा मोहतरमा का नाम नहीं है। हाँ, सायरा अनवर का नाम शामिल है। अगर ये उनको अपनी वालदा कह रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर अपनी हकीकी वालदा को ये कह रहे हैं तो इनकी हकीकी वालदा को ना तलबी का नोटिस किया है और ना ही उनको उनका नाम जो है नो फ्लाई लिस्ट जो है उसमें डाला गया है। वो नाम मैंने बता दिए, 9 नाम जो भी हैं उनमें इनकी वालदा मोहतरमा का नाम नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये कहते हैं ये वही इल्ज़ामात हैं, ये वो इल्ज़ामात नहीं हैं। ये सायरा अनवर वाली तो हम तफसील के साथ बात कर चुके हुए हैं पहले भी कि जनाब उनके जो असासे हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़े हैं। अब ये जो लोग हैं इनके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। अब जो कैसर इकबाल भट्टी साहब हैं, उनके तो 5वें दर्जे के वो मुलाजिम हैं, कासद हैं, चपड़ासी हैं एक तरह से, तो उनके करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन उनके साथ कैसे हो सकती है? अब जो इनकी अहलिया हैं मुनस सलाई की, तहरीम अलाही साहबा, उनका हम आपको जो उनको नोटिस भेजा गया है तलबी का, उन्हें कहा गया है कि कल यानी 10 जनवरी को वो पेश हों और बताएं जनाब ये ट्रांजैक्शंस कैसे हुई हैं, उनके पास कितनी गाड़ियां हैं, बाहर कब गई हैं। वो जो एक रूटीन का प्रोफार्मा सा उन्होंने बनाया होता है, उसके मुताबिक कह देते हैं जनाब फ़लाँ तारीख को आ जाएँ, फ़लाँ चीज़ें ले आएँ और फ़लाँ चीज़ें ले जाएँ। तो ये जनाब जो तहरीम साहबा का है, जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये 30 जनवरी 2020 को 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन होती है ABL में, और फिर 3 फरवरी को फिर 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन होती है, और फिर 4 फरवरी को 2020 को ही 70 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन होती है। और ये ट्रांजैक्शन होती किसके साथ है? ये होती है जनाब चौधरी कैसर इकबाल भट्टी साहब के साथ, जो कि असम्बली के, पंजाब असम्बली के एक मुलाजिम है। वो कहते हैं जनाब ये ट्रांजैक्शन के बता दें आप कि ये उस बंदे के साथ क्या लेन देन था आपका, कैसे ट्रांजैक्शन हुई, कैसे पैसे आए और ये क्या है, इसका जायज़ सोर्स जो है, सोर्स ऑफ इनकम जो है आपका ये इन पैसों का, वो बता दें तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इसी तरह ज़हरा अलाही साहबा जो है उनका भी कोई मामला है, और उनका भी जो ट्रांजैक्शन है वो अगरचे कम है, 50 लाख रुपए की है, लेकिन है कैसर इकबाल भट्टी के साथ ही। वो भी कैसर इकबाल भट्टी साहब ज़ाहिर है यार, वो दूसरे एक भट्टी साहब हैं, मोहम्मद खान भट्टी साहब, एक ये भट्टी साहब हैं, एक MPA है इनके भट्टी साहब के, ये सजाद भट्टी है शायद में भी उनका नाम, या साजिद भट्टी है, मेरे ज़हन से निकल रहा नाम, कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, जो इनके पार्लिमानी पार्टी के हेड भी हैं। ये सारे भट्टी जो हैं ये परवेज़ लाई साहब के बच्चों की तरह हैं, करीबी हैं, और ये सारा इशू है। अब ये बता दें जो तहरीम साहबा का मामला है, ये कब पहले मुनस सलाई साहब के मामले के साथ इसका क्या ताल्लुक बनता है? ये अलग इंक्वायरियाँ हैं, वो अलग इंक्वायरी थी। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले जो मुनस सलाई के खिलाफ रेफरेंस था, जो मुलाजमीन थे इनकी, रहीम यार खां शुगर मिल्स टाइप वगैरह जो मामला था, वो उसमें जो ट्रांजैक्शनें थी उनमें कुछ लोगों को, एक आध बंदे को वो नोटिस गया है। बाकी वो जो कहते हैं जनाब ये मेरा दोस्त है, वो कहते हैं कि उनका फ्रंट मैन है जिसको उठाया गया है, या उठाया गया भी है मुबैना तौर पे जिनको उठाया गया है। बहरहाल ये अगर मामला ठीक है, इलीगल नहीं है कोई ट्रांजैक्शन, तो तहरीम साहबा जाएँ वहाँ जाके दिखा दें जनाब ये देख लें ये पैसे हैं, ये जहाँ से आए हैं, अमानतन मैंने रखवाए हुए थे, क्या किया हुआ था, जो भी बहाना बनाना है, उनके वकील बड़े तगड़े होते हैं, तो बता देंगे कि जनाब ये इशू था, और ये और उनका नाम जो डाला गया है नो फ्लाई लिस्ट में,
वो इनकी वालदा का नाम मेरे इल्म के मुताबिक नहीं है। हाँ, सायरा अनवर का नाम ज़रूर उसमें शामिल है। अच्छा, अब जनाब आते हैं फैज़ हमीद की बेटी की शादी। ये एक दावतनामा जो है नज़र आ रही है 29 दिसंबर को की थी, लेकिन खबरें शायद बाद में आई हैं या क्या मामला हुआ है। तो उनकी बेटी की शादी में जनाब अनोशा चौधरी साहबा जो हैं, उनकी शादी में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी गए हुए हैं। आसिम बाजवा, साबिक डीजी आईएसपीआर, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, तनवीर इलियास, सार शमशाद साहब, ज़ाहिर है वो उनके बैचमेट थे। तो उन्होंने तो जाना था। सादिक संजरानी साहब, सादिक संजरानी साहब के बारे में पता है, चेयरमैन सेनेट हैं, कैसे चेयरमैन सेनेट बने थे, कैसे सेनेटर बनने के बाद पहली दफ़ा ही चेयरमैन बन के और फिर कैसे दूसरी मरतबा फिर चेयरमैन बने। और शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको भी पता है आप लोगों को। असद उमर साहब, उनका भी पता है, उनके वालिद साहब भी जनरल थे, गुलाम उमर साहब। और फिर मिस्टर जस्टिस साकब निसार साहब, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वो भी थे, फवाद चौधरी भी थे। ये सारे पीटीआई वाले लोग थे। दूसरे लफ्ज़ों में ये वो वाला टोला, तमाम टोला उनके उनकी बेटी की साहबज़ादी की शादी में जमा हुआ, जिन्होंने नवाज़ शरीफ को घर भेजा, इमरान खां पे हाथ रखा, इनको जैसे भी बाई-होक क्रॉक इनको लेके आए, जायज़-नाजायज़ तरीका इस्तेमाल किया। और फिर जब ये पता चला ये घोड़ा जो है, ये दौड़ का घोड़ा तो है ही नहीं, तो फिर ये परेशान हुए, पशेमान हुए। और फिर इनमें उस वक़्त भी इख्तिलाफ़ात रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं जनाब ये बाजवा साहब की गेम थी या फैज़ साहब की गेम थी, और ज़्यादातर बाजवा साहब की तरफ इमरान खान साहब उँगलियाँ उठा रहे हैं कि जनाब वो उन्होंने मुझे सहारा नहीं दिया, मेरी उँगली छोड़ दी, ऐन मौके पे इनके साथ मिल गए। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये मामला उनके बस से बाहर हो चुका था, बाजवा साहब के, फैज़ हमीद साहब के। वरना इन्होंने किसी तौर भी अपने प्लान से पीछे नहीं हटना था। ये 10 साला प्लान था। और लेकिन वो फ़ौज के अंदर जो पिछले साल फरवरी में, बल्कि 2021 में जो मामलात हुए, उसके बाद फिर इनको होना पड़ा गैर जानबदार। और उनमें जो किरदार जिन लोगों का था, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। आसिम मुनीर साहब का भी किरदार था उसमें कि जनाब अब जो उनका बैच था, उसके बहुत सारे लोग थे। कुछ और लोग थे जिनका कहना था कि जनाब सियासत से अलग हो जाना चाहिए। और फिर ये कोर कमांडर्स मीटिंग का फैसला था, इनका फैसला नहीं था। अच्छा, इसमें एक साहब नज़र आते हैं, आपको नज़र आएँगे, जो पीटीआई के नहीं हैं, लेकिन वहाँ पहुँचे हुए हैं। वो हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का भी सबको पता है, उनका भी फ़ौजी बैकग्राउंड है, उनके वालिद मोहतरम भी फ़ौजी रहे हैं। तो वो भी कहीं न कहीं इधर-उधर हो जाते होते हैं बाद सूरतों में। तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी वहाँ मौजूद थे। और कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ कुछ खट्टी-मीठी बातें भी हुई, एक-दूसरे के साथ नोक-झोंक भी हुई, और चूड़ियाँ चढ़ा के भी देखा गया एक-दूसरे को, आँखें मीच के भी देखा गया, नीम व आँखों से भी देखा गया एक-दूसरे को। कुछ इस तरह की इत्तलात हैं। लेकिन ओवरऑल ज़ाहिर है वो मेहमान थे, तो उनके साथ कुछ ऐसा नहीं था, कोई दिल वाबस्तगी थी ना, तो उनको बुलाया ना, ऐसे तो नहीं ना हो सकता। वो बाकी जो बातें हैं ना, वो जैसे वो शादियों में होता है, वैसी ही एक शादी थी। और ये बयान ये कह रहे पीटीए वाले इसलिए बुलाए गए हैं कि नजफ़ हमीद साहब जो हैं वो मेज़बान थे, उनकी तरफ से दावतनामे थे, तो ज़ाहिर है वो लड़की के चचा थे या ताया थे, फिर मेहमानों की लिस्ट जो है वो उन्होंने बनाई होगी। बहरहाल इससे एक चीज़ ये साबित हो गई है कि ये बड़े गहरे याराने थे, और बस वो कुदरत की तरफ से कुछ ऐसा हो गया कि वो याराने, उनके ताने-बाने जो हैं वो टूट-टूट गए, इधर-उधर हो गए। लेकिन अब भी बाजवा साहब भी कहते हैं जनाब रिटायरमेंट के बाद मेरे पास आए थे फैज़ हमीद, और हम किसी फलाही काम पे कोई रफ़ाही इदारा बना रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट है उसमें मुश्तरका काम शुरू कर रहे हैं, काम करने वाले हैं। इस तरह की बात उन्होंने की है। अभी जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि 30 जनवरी को मैंने आखिरी विला किया था, और उससे पहले कुछ खबरें दे दी हुई थी। तो वो खबरें अब मंज़र-ए-आम पर आ रही हैं। एक तो ये कि मैंने ये कहा था कि 11 जनवरी जो है वो तारीख़ है लाहौर हाई कोर्ट में,
परवेज़ इलाही साहब वाले केस की, एतमाद का वोट लेने वाले केस की। तो इन्होंने ये ऐलान कर रखा था कि हम उससे पहले-पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। वो मैंने कहा था नहीं, इनसे बंदे नहीं पूरे हो रहे, इन्होंने नहीं लेना और इन्होंने इंतज़ार करना है कि लाहौर हाई कोर्ट से क्या फ़ैसला आता है और फिर उसको ज़ाहिर है लंबा खींचने की, लिंगर ऑन करने की जिस तरह भी कोशिश की जा सकती है, वो करेंगे और यही अब हो रहा है। और इमरान खान साहब जो हैं, इन्होंने एक और जो मैं कह रहा हूँ ना एक बड़ी बात कि खान साहब अजीब आदमी हैं। खान साहब की कल हुई है मीटिंग काबीना के अरकान के साथ। वो सारी चीज़ें ज़ेर बहस आई। मैंने पहले भी कहा था कि जनाब एक वज़ीर साहब हैं, जो इमरान खान को बताते रहते हैं कि परवेज़ इलाही ने नहीं तोड़नी असम्बली, परवेज़ इलाही खुद ही उनके ज़रिए मैसेज भेजता-भूजता रहता है। तो वो उन्हीं लोगों के साथ मीटिंग थी। तो इमरान खान साहब ने ये आपके लिए हैरत की खबर होगी कि उनसे कहा कि जनाब अब जो इमरान खान साहब जो ऑडियो वीडियोज़ वग़ैरह आ रही हैं या इनकी जो बयानात में जो तज़ादात हैं, उनकी वजह से जो इनकी मकबूलियत में कमी आ रही है, ये एक्सपोज़ हो रहे हैं, उसकी वजह से कमी आ रही है। अब खान साहब किस पे डाल रहे हैं? पंजाब हुकूमत पे परवेज़ इलाही साहब की। उस मीटिंग में शामिल एक शख्स ने मुझे बताया कि जनाब अब खान साहब का ये ख्याल है कि जो मेरी मकबूलियत कम हो रही है पंजाब में, इसका ज़िम्मेदार परवेज़ इलाही, मुनस इलाही और उनकी करप्शन है। उन्होंने हदायत की है, अब पता नहीं वो काबीना के इजलास में ऐसा कर पाएँगे परवेज़ इलाही के सामने या नहीं। उन्होंने कहा जो करप्शन हो रही है पंजाब में, परवेज़ इलाही जो कर रहा है, तो आप परवेज़ इलाही से ये बात करें काबीना के इजलास में कि जनाब इसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हो रहा है पीटीआई को। करप्शन आप कर रहे हैं, नुकसान हमें हो रहा है। यानी उन्होंने कहा खिंचाई करो परवेज़ इलाही की। और परवेज़ इलाही साहब अपने दांव पे लगे हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट से मुझे कोई तारीख मिल जाए, मज़ीद कोई आगे पीछे मामला खींच के ले जाऊँ और जहाँ जो कह रहे हैं कि इस्तीफ़े दे देंगे, अगर अप्रैल तक ये खींच के ले जाते हैं, तो फिर अप्रैल, मिड अप्रैल या अप्रैल के आखिर में इस्तीफ़े देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि अगर असेंबली की मियाद ख़त्म होने में 120 दिन से कम अय्याम रहते हों, तो फिर ज़िमनी इलेक्शन नहीं होता। वो सीटें जो हैं, वो खाली पड़ी रहती हैं आइंदा इलेक्शन तक। और लिंगर ऑन करने के लिए अब लोग कह लें आपके तस्वीर जोड़नी होती है, इशारे इकट्ठे करके चीज़ें सारी। तो परवेज़ इलाही साहब लगे हुए हैं इस काम में और इन्होंने मुलाकात की है परवेज़ इलाही साहब से। एक तो फैसल चौधरी साहब ने जो वकील हैं, वो फवाद चौधरी साहब के भाई, वो जो इनके केस-कूस लड़ते फिर रहे हैं और दूसरे उस मुलाकात में जो शख्स शामिल थे वो हैं अफ़ज़ल शाही साहब। अफ़ज़ल शाही साहब जो हैं वो अली शाही साहब के वालिद मोहतरम हैं, फैसलाबाद से ताल्लुक़ है और एक अदालती शख्सियत के वो समधी हैं। अब पता नहीं जो लोग कहते हैं कि लिंगर ऑन करना चाहते हैं कि उसके साथ कोई तल्लक है या नहीं तल्लक, क्या मामला, क्या नहीं मामला। बेंच बदल जाता है, कुछ और हो जाता है। बहरहाल ये एक मुश्किल केस है जिसमें अदलिया के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि जो गवर्नर ने कह दिया है कि एतमाद का वोट लें, इसको 2-4 दिन आगे पीछे तो हो सकता है। और वो नून लीग वालों ने भी पूरी तैयारी की है कि इस दफ़ा पूरे ज़ोर के साथ हमने ये केस लड़ना है। गवर्नर की तरफ से जो वकील जाएँगे, कमेटी-शमेटी भी बना दी है उन्होंने, वो सारे मामलात जो हैं वो देख रहे हैं। और बाकी जो एक नया ग्रुप बनने की बातें की जा रही हैं, ये सारी कार्रवाई जो है, ये इसमें खबर भी मैं दे देता हूँ आपको जो आला हलकों में जो बातें हो रही हैं कि एक प्लान था कभी जब इमरान खान को हटाया जाना था और मामलात शुरू हुए थे ज़रदारी साहब के साथ, तो ज़रदारी साहब को जब गो अहेड दिया गया था, तो वफ़ाक में उनके लिए हुकूमत बनाने के राब्ते के हवाले से कोई रास्ता हमवार करने की बातें की गई थी। अब देखें सब अपना-अपना ज़ोर लगाएँगे और जो ज़राए हैं, वो तो यही कह रहे हैं, उनके साथ जो ज़रदारी साहब के साथ शुरू में अंडरस्टैंडिंग थी, ये उसी का हिस्सा है। जो इलेक्टेबल्स हैं, जो तरीन ग्रुप के लोग हैं, अलीम खान ग्रुप के लोग हैं, ये सारे इकट्ठे किए जाएँगे। उस वक़्त भी ये बातें हो रही थी जनाब ये एक ग्रुप अलग होगा और ज़ाहिर है जो इलेक्टेबल्स थे वो अब पीटीआई से निकल गए हुए हैं, वो उन्होंने हमज़ा को वोट दे दिया था।
20 बंदे तो फारग हो गए थे ना, वो मखसूस नशिस्तों के अलावा जो जनरल नशिस्तों वाले भी थे, तो वो होंगे। और फिर ये लोग सहारा, कोई ज़रूरी नहीं कि ये कोई सियासी जमात बना के आएँ। एक निशान पे, जैसे बाल्टी के निशान पे एक दफ़ा सारे उम्मीदवार जो थे एक ख़ास ग्रुप के, या जीप के निशान पे सारे लोग कभी इलेक्शन लड़ चुके हुए हैं एक ही ग्रुप के, तो इसी तरह का कोई ग्रुप ऐसा बना लिया जाए कि पीटीआई में डेंट पड़ जाए, और वो ग्रुप जो है वो ज़ाहिर है, फिर अगर वो ज़रदारी साहब की मंशा के साथ बन रहा है और अगर नून लीग की मंशा भी बीच में शामिल हो जाती है, तो फिर जैसे-जैसे वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बहरहाल उस ग्रुप की तकमील या तश्कील के लिए जो पार्टी जितना गुड़ डालेगी, उसको उतना ही मीठा हिस्से में उसके आएगा। तो ये इस तरह की कोई प्लानिंग लग रही है। बहरहाल नून लीग के लिए ये मेरा ख्याल बड़ा सख्त इम्तिहान होगा कि वो उन लोगों को कैसे देखते हैं। इब्तिदा में तो वो लोग नून लीग के साथ, नून लीग के टिकट के वादे पे उन्होंने हमज़ा को वोट दिया था। अब वो देखें किस तरफ ऊँट बैठता है, करवट बैठता है। और दूसरा, इमरान खान साहब जो हैं बड़ी बातें कर रहे हैं, जनाब मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब जो जीआईटी बनी हुई है गुलाम महमूद डोगर साहब की सरबराही में, उसकी बात सुन लें। वो ये कहते हैं कि जनाब ज़राए ये कहते हैं कि इमरान खान साहब का केस हो गया हुआ ख़राब। उसकी वजह कई एक वजूहात हैं। एक तो इनका मेडिकल है, मेडिकल नहीं करवाया इन्होंने, मेडिको लीगल जिसको कहते हैं। वो शौकत खानम में आए, बाद में वो किसी हॉस्पिटल से कुछ गया, एक यास्मीन राशिद साहबा ने भेजा मेडिको लीगल टीम, उन्होंने कुछ किया कुआ। फिर मौज़म को गोली लगने वाला जो मामला है, वो एसएमजी की गोली लगी है उन्हें। खान साहब कहते हैं ये कहीं और से गोली आई है, लेकिन वो जो वीडियो है वो ये बताती है कि उनके गार्ड ने फायरिंग की है, 2 खोल जो मिले हैं। अब ये कहते हैं कि जनाब फोरेंसिक हो गया हुआ है, मेरे जो गार्ड्स थे उनके हथियारों का, लेकिन वो कहते हैं कि अभी नहीं हुआ, तमाम का नहीं हुआ। और फिर दूसरी जो बात ये की जा रही है कि जीआईटी ने अभी तक, बुनियादी काम ये होता है कि मजरूब जो होता है उसका बयान बड़ा ज़रूरी होता है। वो तो हॉस्पिटल में भी हो तब भी दे लिए, लेकिन जीआईटी ये कहती है कि खान साहब ने अभी तक बयान कलमबंद नहीं करवाया। और जीआईटी के ज़राए कहते हैं कि खान साहब इसको सियासी तौर पर इस केस को लड़ना चाहते हैं, कानूनी तौर पर नहीं लड़ना चाहते। वरना उनके पास एक ऑप्शन ऐसा भी मौजूद है कि वो इस्तग़ासा, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। वो ऐसे ही होता है जैसे एफआईआर है, जैसे सानिया मॉडल टाउन जो है, एफआईआर, जीआईटी सारा कुछ एक तरफ, उन्होंने एक इस्तग़ासा फाइल किया हुआ है, और उस इस्तग़ासा की बुनियाद पे जो इस वक्त मॉडल टाउन केस है उसकी कार्रवाई चल रही है। तो खान साहब इस्तग़ासा फाइल क्यों नहीं कर रहे? और सबसे बड़ा जो उस सुकम है जीआईटी की रिपोर्ट में, चालान का कैसे सबमिट होगा अगर इमरान खान अपना बयान ही नहीं देंगे? मजरूब के बयान के बगैर कैसे 173 की रिपोर्ट जो है, जिसको हम चालान कहते हैं, वो सबमिट होगी? अपनी हुकूमत है, अपना सारा कुछ है, डीपीओ नहीं बदल रहा, जनाब फलां नहीं हो रहा, और कभी किसी पे इल्ज़ाम, कभी किसी पे। अब खान साहब ने कहा है कि शहबाज और राना सनाउल्लाह के ऊपर की गेम है, और कभी शेख रशीद साहब कहते हैं कि जनाब खान साहब को जहर दिया जा रहा है। खान साहब ने वो खुद मुझे बताया है कौन जहर दे रहा है। वो भी एक जो मुर्शद के मुर्शद भी निकल आए हुए हैं वो। बहरहाल उस पर तो बहुत सारे व्लॉग्स हो चुके हैं, उस पर क्या बात करनी। बहरहाल ये खान साहब जो अपना केस है, कातलाना वज़ीराबाद हमला वाला, जो कातलाना केस वाला केस है, वो खान साहब का केस ज़ाया खान साहब की मंशा के मुताबिक वो नहीं चल सकता। हाँ, वो जो मुल्ज़िम है नवीद, उसके जो बयान है अगर वो कायम रहता है उस पे, तो फिर अलग बात है कि उसकी हद तक मामला आगे चले। लेकिन जो खान साहब कहते हैं 3 अतराफ से फायरिंग, ये अतराफ से फायरिंग, वो अतराफ से फायरिंग, वो सारी चीज़ें जो हैं खान साहब सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये जीआईटी के बंदे जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।